सरकार शपथ लेगी, या तो हो गया जीते हुए गठबंधन के संदर्भ में। लेकिन जो लोग हार गए, अर्थात महागठबंधन जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिसे भाजपा या भाजपा से जुड़े हुए लोग इंडी या जिनका ये गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन बताते हैं, वो इस हार को लेकर सदमे में है, सकते में है, पर साथ साथ ये इस हार को सिरे से नकारने में भी लगे। हमारा आज का विषय है बिहार की हार विपक्ष को नहीं स्वीकार। बिहार में जनादेश जिस तरीके से आया है वो विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक तरफा जीते हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ सहयोगी दल जो एनडीए का हिस्सा है। 243 में से 202 सीटों पर जीत के बाद विपक्ष ये दावा कर रहा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा सक्सेस रेट संभव ही नहीं है। 90%, 85% जीते हुए दलों का सक्सेस रेट है, यह संभव ही नहीं। यह अलग बात है कि 2010 में इसी बिहार में इसी एनडीए ने इससे भी बेहतर जीत दर्ज की थी और महागठबंधन ने इससे बुरी पराजय को हासिल किया था। उस समय पर एनडीए की कुल सीटें 206 थी, जो आज 202 है। जो आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उस समय पर 22 सीटों पर सिमट गया था, इस बार वो आंकड़ा 25 है। कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है उस समय महज 4 सीटें हासिल कर पाया था, इस बार कम से कम उसकी 6 सीटें हैं। पर इसके बावजूद भी अगर विपक्ष को ये नतीजे स्वीकार नहीं हो रहे हैं तो उसके समर्थन में उनके पास अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि एसआईआर के माध्यम से हमारे को हराने की पटकथा चुनाव आयोग ने लिखी। उनका यह भी कहना है कि ईवीएम की विश्वसनीयता अभी भी संदिग्ध है और बैलेट पे ही चुनाव कराकर एक निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में विश्वास दिलाया जाना संभव है। सरकारी तंत्र के बेजा इस्तेमाल के आरोप हैं। जीविका दीदियों को चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार से खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए वो सीधे तौर पर रिश्वत थी, यह भी हार का बड़ा कारण है। साथ ही साथ विपक्षी दलों को धमकाने के संदर्भ में, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के संदर्भ में भी उनके अपने अपने तर्क और जमावट है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई बिहार का चुनाव मैनेजमेंट के चलते एनडीए जीत पाने में सफल रही? क्या वाकई विपक्ष गंभीर तरीके से चुनाव लड़ रहा था? क्या वाकई जनता विपक्ष के साथ थी पर नतीजा सत्तारूढ़ दल के साथ आया है? क्या विपक्ष ने वाकई इतनी एकजुटता का परिचय और मुद्दों के स्तर पर इतनी ईमानदारी रखी थी कि जनता को टूट पड़ना चाहिए था विपक्ष को वोट देने के लिए? या विपक्ष आपसी ही कुश्ती में उलझा हुआ था, एक दूसरे को पछाड़ने में ही इतने व्यस्त थे कि सामने वालों के साथ मुकाबला करने के लिए सही तरीके की रणनीति ही नहीं बना पाया? पहले लड़ने के लिए कौन आगे जाएगा, इस होड़ा होड़ी में आपस में ही लड़ भिड़े और नतीजा ये हुआ कि सामने वाले जीत गए। कुल मिलाकर क्या आने वाले समय में भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती दे पाना इस विपक्षी दलों के बूते है? ये सवाल हमारे सामने है। क्या तेजस्वी यादव बिहार में विपक्षी एकता की धुरी बने रह पाएंगे? ये सवाल हमारे सामने है। और सबसे बड़ा सवाल तो हमारे सामने ये है कि क्या राहुल गांधी विपक्षी एकता तो छोड़िए, कांग्रेस को भी एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर पुनर्स्थापित कर पाएंगे? ये सवाल भी हमारे सामने है। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया हुआ है पूरे विपक्ष को, उसकी प्रवक्ता कुमकुम भारद्वाज हमारे साथ में। हमारे साथ आनंद माधव जी हैं जो सबसे ज्यादा हैरान परेशान हैं, अर्थात कांग्रेस। प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ में हैं। आज जो भी कहें, पर अभी तक तो आरजेडी यही बोलता था नतीजा आने तो सब पता चल जाएगा। अब जब पता चल गया तो उनको क्या पता चला जानने में हमारी दिलचस्पी है, वो हमारे साथ है। और इन सबके बीच श्रवण जी हमारे साथ हैं। पिछले 6 दशक से भारतीय सियासत पर बड़ी बारीक नजर श्रवण जी रखते हैं। इस बार के नतीजों से वह भी हतप्रभ थे। अब तक शायद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, उनके आकलन को जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आनंद माधव जी से करते हैं और आनंद माधव जी से समझने की कोशिश करते हैं। आज फिर आपकी पार्टी ने बैठक बुलाई थी दिल्ली में, तमाम नेताओं को बुलाया था, एसआईआर को लेकर फिर चिल्लाए हैं, फिर बोले हैं, फिर विरोध की बात की है। तो कुल मिलाकर आपका मानना है कि जो आप हार रहे हैं वो एसआईआर के कारण हार रहे हैं, घूसखोरी के कारण हार रहे हैं?
बाकी आपका संगठन बहुत मजबूत है, आपके नेता बहुत मजबूत हैं, और जनता तो बिल्कुल टूटे पड़ रही है कांग्रेस को वोट देने के लिए। वो तो मशीन ही है कि लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, निकल कमल के लिए आता है। ऐसा कुछ है क्या आनंद जी? थोड़ा समझाइए ना हमें। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, धन्यवाद आपका। ये सच है कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। ये सच है कि 10,000 रुपए का जो घूस दिया गया है वो निश्चित रूप से एक तरह से वोट को खरीदा गया है। वो क्योंकि एक व्यक्ति, एक गांव, एक शहर को नहीं दिए गए, पूरे प्रदेश में चुनाव के बीच में भी अकाउंट में पैसे आते रहे, यह सच है। तो इन सब को अगर हम देखते हैं तो कुल मिला के हम लोगों को ये समझ में आता है कि बिहार चुनाव एक तरह से पहले से ही एक तरफा हो चुका था। सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी जिसको हम लोगों ने किया। लेकिन हिमांशु जी, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि हम और अच्छा जीतते तो नहीं ही, जो क्योंकि पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन और बेहतर कर सकते थे। लेकिन जो बातें आपने कही अपने शुरुआती चर्चा में, वो भी एक सच है कि हम अपने उन आपसी तालमेल को बनाने में सफल नहीं हो सके। हम टिकट के बंटवारों में हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को किया है जो नहीं होना चाहिए। हम अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर नहीं रख सके। इस सच को मुझे एज ए कांग्रेस का लीडर और कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते इस दर्द को मैं आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। सिर्फ हम सामने वाले पे उंगली उठा के हम सब कहानी समाप्त नहीं कर सकते। सही सच है, जो सच है तो वो सच है कि चोरी हुई है वोट की। ये दिखा है, ये इसके प्रमाण भी सामने में आए हैं, और सबने देखा कि भाई इतनी महिलाओं को, आधी आबादी को, आधे से अधिक महिलाओं को जब आप पैसे दे रहे हैं, अब वो चुनाव के बीच में आ रहे हैं, तो उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे कोई ना आप इनकार कर सकते हैं ना हम इनकार कर सकते हैं। तो आनंद जी, मैं थोड़ा और गहराई में विवेचन करने की कोशिश करता हूं आपकी मदद के साथ। आपने कहा अगर चुनाव के दौरान पैसे डले, वेलफेयर स्कीम लगातार चलती हैं, राशन की दुकानों पर राशन हर महीने मिलता है, सारे राज्यों में मिलता है, और चुनाव हो गया तो राशन में मिलना बंद थोड़ी हो जाएगा। अब जीविका दीदी के संदर्भ में योजना तो पहले घोषित कर दी, चुनाव को ध्यान में रखते हुए की, चुनाव के दौरान भी पैसे दे दिए। पर आपको इस चुनाव में पैसे देने को लेकर ऐतराज है। पर जिनको आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकले थे, नाम उनका तेजस्वी यादव है। उनकी घोषणा आपने सुनी थी क्या आनंद माधव जी? तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी सरकार बनवा दो, 14 जनवरी को आपके खाते में सीधे 30,000 रुपए डालूंगा। इन्होंने 10,000 डाल दिए। तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि बनवा दो, अपना वोट मुझे दे दो। एक जगह एडवांस पेमेंट है, एक बाद में पेमेंट के संदर्भ में गारंटी है। 30,000 रुपए दूंगा, 2,500 रुपए हर महीने देने की बात थी। अब चूंकि 10,000 आपको इधर मिले हैं तो मेरे को दो, मैं आपको 30,000 दूंगा। क्या कहते हो आनंद माधव जी? यह उतना ही आपत्तिजनक नहीं, उतना ही अनैतिक नहीं जितना अनैतिक आप इस एनडीए के द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में महसूस कर रहे हैं? आप थोड़ी साफ बात कर रहे थे, इसलिए लगा कि आपसे बात कर लूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक बात आपको यहां बता दूं। चुनाव के ठीक पहले अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता पूर्वक कार्य करती और इस बात पे रोक लगा देती कि नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते हैं, चुनाव हो जाने दीजिए, आप सरकार में आइएगा तो आप दीजिएगा, तो शायद ये परिस्थिति किसी को देखने को नहीं मिलती। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष शुरू से नहीं रही, ये सब पूरी दुनिया जान रही इस बात को, ना सिर्फ ऐसा कि हम और आप जान रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग ने, जो सत्तारूढ़ दल है, उसके एक तो आप कहिए कि एक अंग होके उसने काम किया, उसने सारी बातों में हाँ हाँ करते गया। और ये कहीं नहीं होता है हिंदुस्तान के, पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है कि देखिए जो स्कीम पहले से चल रही है, जैसे राशन की आपने बात, नहीं, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं आनंद जी कि चुनाव आयोग की सद्भावना या सहयोग सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ था। पर अगर आपको यह महसूस हो रहा था तो क्या ऐसे में एक जिम्मेदार विपक्ष और समझदार विपक्ष होने के नाते क्या जरूरी नहीं हो गया था कि आप बेहतर तालमेल के साथ मैदान में रहते, ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में रहते, ज्यादा सजगता के साथ मैदान में रहते? अब आपके नेता उसी दौर में खबरें बनवा रहे थे कि वो विदेश यात्रा पर है। क्या कहते हैं आप? तेजस्वी यादव को जैसे आप झुलाते रहे मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने के संदर्भ में, उसके संदर्भ में आप क्या कहते हैं? और तीसरा और आखिरी सवाल जो आपसे जानना बड़ा महत्वपूर्ण है,
और मैं जानना चाहूंगा उसे प्रमोद सिन्हा जी से भी, वो ओवैसी की कोई औकात आप नहीं समझ रहे थे। ओवैसी लगातार कह रहे थे कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाओ। इस दौर में भी जो ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीते थे, कंसिस्टेंसी अगर किसी व्यक्ति की रही, किसी पार्टी की रही, तो वो ओवैसी और ओवैसी की पार्टी की रही। वोट चोरी, चुनाव आयोग की हेराफेरी के आपके आरोपों के बीच ओवैसी अपनी साख और अपनी सीट दोनों बचा पाने में सफल रहे। और पहले ही बोल रहे थे, देखो बाद में रोना मत जब परिणाम आए। क्या कहते हो आनंद जी? आपका अहंकार, आपके अन्य लोगों को स्थान न देने की नीयत, इसने ऐसे हालात बनाए। मैंने आपको हिमांशु जी बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया कि अभी जो वर्तमान में जो यहाँ पे आपसी गठबंधन हुआ वो उस ढंग से नहीं हो पाया जिस ढंग से होना चाहिए था। वो नीचे तक नहीं पहुंचा, ये भी हम लोग जानते हैं इस बात को। और दूसरी बात ये है कि जो आपसी रस्साकसी हुई तो उसको हम गठबंधन का नाम भी एक तरह से नहीं दे सकते, क्योंकि 11-11 सीटों पे अगर हम फ्रेंडली फाइट करते हैं तो फिर गठबंधन किस बात का। तो ये चीजें नहीं, ये कंफ्यूजन रहा। ये जो दो हमारा मैनेजमेंट था, हम उसको भी दोष दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं इस बात को। उसके लिए आज कारण बताओ नोटिस भी लोगों को जारी किया गया, मुझे भी किया गया। तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, और कोई भी नागरिक इनकार नहीं करेगा कि वोटों की चोरी हुई है। और एक पक्षीय जो चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का खुलकर साथ दिया है। नहीं तो इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नेता आते हैं और वो दावे के साथ कहते हैं कि हम यहां से इतनी सीटें ला रहे हैं, हम यहां से इतनी सीटें ला रहे हैं, कुछ तो फर्क तो होगा। ये तो देखना पड़ेगा ना हम लोगों को कि किस तरह देना पड़ेगा। आनंद जी कह रहे हैं हमने लाख गलतियां की हों पर फिर भी वोट चोरी हुई और हम इसलिए हारे। आऊंगा मैं कुमकुम जी से जब बात करूंगा, लेकिन अभी तो प्रमोद सिन्हा जी से बात कर लेते हैं। आनंद माधव जी कुछ हद तक तो सत्य की यात्रा कर ली है, प्रमोद जी कहां तक की यात्रा की जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या कहते हैं प्रमोद जी? कांग्रेस ने बहुत पसीना बहाया आपको जिताने में या आपको निपटाने में? यहां से ही शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग 243 सीट पे लड़ रहे थे। बिहार विधानसभा में 243 सीट था और 243 सीटों पर हम लोग जो है पूरे मतलब महागठबंधन में शामिल जो भी करते वो तमाम दल लड़ रहे थे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे, और आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो है जनसभा उन्होंने करने का काम किया। और अपने सहयोगी गठबंधन के भी जहां पे प्रत्याशी थे वहां पे भी उन्होंने जा करके मजबूती से न सिर्फ जनसभाएं करने का काम किया बल्कि जनता के बीच संवाद भी करने का काम किया। और हम लोगों का देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरू से हम लोग जो है जनता चूंकि विपक्ष में थे तो हमारी भूमिका जो है ज्यादा थी और जनता के जवाबदेही का निर्वहन करने की प्रक्रिया में हम लोग सतत प्रयत्नशील रहते थे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के ही मुद्दों को शुरू से उठाने का उन्होंने काम किया, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी। अरे प्रभु जी थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं। आपने क्या मेहनत की, अभी ये विषय नहीं। अभी विषय ये है कि आप मानते हैं कि आप हार गए, आप मानते हैं कि आपका काम ठीक नहीं था, आप मानते हैं आपने चुनाव अच्छा नहीं लड़ा, आप मानते हैं कि आपका गठबंधन जिस यूनिटी के साथ में, जिस एकता के साथ, जिस मजबूती के साथ मैदान में होना था नहीं रहा। आप अपनी घोषणाओं पर जनता का भरोसा नहीं जीत पाए, ये सब आप मानते हैं? या मानते हैं हम तो सब कुछ बढ़िया थे, बस ईवीएम गड़बड़ थी, चुनाव आयोग गड़बड़ था, सरकार गड़बड़ थी? थोड़ा ये बताइए ना, आपके नेता ने क्या मेहनत की, उसमें बाद में बात करते हैं। नहीं, सुधांशु जी इस पूरे चुनाव को आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए शुरू से हम लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से जनता में एक आक्रोश था वर्तमान सरकार के प्रति, चाहे आप देखिए छात्र, युवा, नौजवान, किसान हो, संविदा कर्मी हो, कोई भी, आप देख रहे थे जब सड़कों पर आंदोलन, चुनाव के ठीक पहले की मैं बात कर रहा हूं ना, 2 महीना पहले तक की बात कर रहा हूं, चाहे TRE 4 के लिए जो स्टूडेंट सड़क पे उतरते थे, TRE 3 में जो रिजल्ट की मांग को कर रहे थे, तो जो सड़कों पर उतरते थे उनको तो लाठी से 2-4 होना पड़ता था। तमाम आक्रोश जनता के बीच में सरकार के प्रति था, और वो आक्रोश आखिर कहां चला गया? आप जो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए पूरे तौर पर जो है ये जो चुनाव हुआ और उसमें जिस प्रकार से सत्ता संरक्षित मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया विपक्ष को हराने के लिए, आप देखिए ना SIR का एक मुद्दा लाया गया, SIR का जो मुद्दा लाया गया तो उसमें किस प्रकार से वोट को काटा गया।
65 लाख से अधिक वोट काटा गया। उसके बाद जो है और लोगों का नाम काटा गया। मैं तो खड़ा था जिस दिन जो है वोटिंग हो रहा था, पटना में 6 तारीख को वोटिंग हो रहा था, और दर्जनों लोग हमसे शिकायत किया कि मेरा नाम लोकसभा चुनाव में था लेकिन अभी नहीं है। तो ये एक समस्या तो पूरे बिहार नहीं, समस्या ऐसे नहीं थी। 11 तारीख के बाद 12 तारीख को तेजस्वी यादव ने कहा कि सबके बावजूद भी चुनाव हम जीत रहे हैं और ठीक से जीत रहे हैं। भाई अगर सब कुछ ऐसा मैनेज था तो आपने क्यों नहीं कहा कि चुनाव हम हार चुके, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव को कैप्चर कर चुका भाजपा के पक्ष में। आप लगातार ये कहते रहे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। क्या आप नहीं मानते प्रमोद सिन्हा जी कि जनता में आक्रोश होते हुए भी आप आपस में ऐसे एक दूसरे के संदर्भ में जूते बजाए कि जनता आप पे भरोसा नहीं कर पाई? आप ऐसी कल्पनातीत घोषणाएं किए जो संभव ही नहीं। अब तेजस्वी यादव कह दिए हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इतनी जितने परिवार है ना बिहार में, उतनी सरकारी नौकरी देश में नहीं है, पर आपके नेताजी बोल दे रहे हैं। आप ओवैसी आपके दरवाजे पर आए थे आपका साथ लेने के लिए, आपने दुत्कार दिया, किसी औकात के लायक उनको नहीं माना। उन्होंने दिखा दी अपनी हैसियत, 5 की 5 सीटें उन्होंने जीत ली। 4 आपने पिछली बार छीन लिए थे उनके जीते हुए लोग। क्या आप नहीं मानते कि विपक्षी एकता के मोर्चे पर आप धराशायी हो गए और जब तक आप आपस में लड़ेंगे भाजपा को हराना संभव नहीं होगा? प्रमोद जी। हिमांशु जी, आपने जो कहा कि हमारे नेता आफ्टर वोटिंग भी कहते रहे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और इस आधार पे कहते रहे क्योंकि जनता का अपार जन समर्थन हमारे गठबंधन के पास था, हमारे गठबंधन के साथ था, और जहां जहां हमारे लोग बैठे हुए थे, ये जो जनता से भी संवाद हो रहा था हमारे नेता का, और जो फीडबैक आ रहा था सुदूरवर्ती इलाके से भी, हम लोग ऐसा थोड़े था कि वोटिंग के बाद हम लोग जैसे जनता से फीडबैक नहीं ले रहे थे कि कहां वोट पड़ा और किसको कितना वोट पड़ा और कहां से कौन लोग जीत रहा था। ऐसा थोड़े है कि हम लोग नहीं कर रहे थे। सवाल कई हैं। आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से सासाराम में घटना घटी, जो काउंटिंग का स्थल था, वहां पर जो है ट्रक की आवाजाही होती है। जब आप ट्रक की आवाजाही करते हैं तो वहां के अगर किसी भी प्रकार से, तो आप किस आधार पर वहां ट्रक की आवाजाही करते हैं? वहां पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़े हैं वहां पर बैठे हुए हैं, क्या आपने उनको सूचना दिया? ये तो जनता सजग थी, इसलिए वो सूचना जो है सार्वजनिक हो गई, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ट्रक आया और ट्रक बाहर निकल गया। जनता ने प्रतिरोध किया, तब जाकर के ट्रक रोकवाया गया। अब ट्रक 7 बजे आया, रोकवाया जाता है। तो मतलब प्रमोद जी, आपका मानना यह है, आनंद माधव जी तो मान रहे हैं कि हाँ हम आपस में एकजुट नहीं थे, गठबंधन भी ठीक तरीके से नहीं था। आप नहीं मानते? आप मानते हैं कि कांग्रेस ने तो पूरा जान लगा दी थी भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 6 महीने पहले घोषित कर दिया था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा। वो तो खामखा में ये लोग परेशान कर रहे थे आप लोगों को। क्या कहते हैं? हिमांशु जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे ही। ये तो सर्वविदित था ना, 2020 के भी बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता ही मुख्यमंत्री के चेहरा थे। ये सिर्फ मीडिया में एक था संशय की स्थिति की चेहरा कौन होगा। हम लोग तो पहले से तय कर चुके थे, इस उचित समय पर इसका जो है घोषणा किया गया। तो आपके अनुसार हार के लिए क्या जिम्मेदार? हार के प्रमुख कारणों में है कि सत्ता संरक्षित जो मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, और जिस प्रकार से जीविका दीदी को 1.5 करोड़ जीविका दीदी को चुनाव वोटिंग के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लग जाता है, उसके बाद जो है फिर उसके बाद भी पैसा दिया गया। आयोग ने इस पर संज्ञान लेने का काम नहीं किया। जब SIR लाया गया, हमारे द्वारा तमाम जो है आपत्तियां की गई, हम लोग उच्चतम न्यायालय तक जाने का काम किए, उसके बाद भी जिन वोटों को काट दिया गया, वोटों को जोड़ा नहीं गया, और जिस प्रकार से जो क्षति पहुंचाने का काम किया गया, वहां पर भी चुनाव आयोग मुख्य दर्शक की भूमिका में था। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल जो है, कहीं कहीं पे CCTV जहां स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ था EVM, CCTV फुटेज लगातार जो है ऑफ हो जा रहा था। कई सारे सवाल हैं। ये सवाल का उत्तर जब तक नहीं मिलेगा तो अदृश्य ताकत जो है इस चुनाव में जो है NDA को जो है जिताने का काम किया है, और ये जनता का जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानादेश है जो NDA के पक्ष में गया। ये तेजस्वी कैसे बच गए? तेजस्वी जी को और अधिक मतों से, आप देखिए ना, पहला बार में तेजस्वी जी जो जीते हिमांशु जी,
तो 23,000 वोटों से, दूसरी बार जब जीते तो 38,000 वोटों से, और इस बार हमारा आकलन था कि कम से कम 50,000 से अधिक मतों से हमारे नेता जीतने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसका मूल्यांकन करना 50,000 से जीतने जा रहे हैं, पर आपकी उम्मीद तो सरकार बनाने की भी थी। लेकिन मैं अब कुमकुम जी के पास आता हूं, और कुमकुम जी कितनी प्रसन्न है आप इस बात से नहीं कि चुनाव जीत गए। चुनाव हारने के कारणों को विपक्ष जो समझ रहा है, थोड़ा कांग्रेस और आरजेडी में अंतर है। ये विपक्ष जिन कारणों को जिम्मेदार मान रहा है, वो आपको कितना प्रसन्न करते हैं, कितना आपको भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं कि आपकी राह भविष्य में भी बहुत आसान रहने वाली है। क्या कहती हैं? जो आपका प्रश्न है हिमांशु जी, उसमें तो मैं इतना ही कहूंगी कि प्रसन्नता तो इतनी है, इतनी आनंदमय हूं कि बस इनका अब दीदार कर लीजिए, पता नहीं फिर आगे दीदार हो भी या ना हो। स्थिति इनकी ये है कि ये बिल्कुल अपने आप को, तो कहते हैं ना कि स्वयं की तरफ देखना, झांकना और समझने की कोशिश करना कि चूक कहाँ हुई। जब चूक कहाँ हुई है ये मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। और इनके जो इन्होंने कार्यकर्ता लगाया था, किस तरीके का तांडव वो रोड पे कर रहे थे। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं स्टूडियो वाली, या फिर मैं कहूंगी नॉट स्टूडियो एग्जैक्टली, मैं कहते हैं ना कि एसी कमरे वाली नहीं कार्यकर्ता नहीं हूँ। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद होते हैं। मैं टोटल इतने दिनों में लगभग, ऐसे तो बहुत सारे जगहों पे मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में जाना हुआ, लेकिन मैं नौ विधानसभा में मैं बिल्कुल जाकर के ग्राउंड जीरो पे, इलेक्शन का जब डिक्लेयर हो गया था कि इलेक्शन होना है, 9 विधानसभा में मैं खुद मौजूद रही हूँ और डोर टू डोर हमने मतलब कि लोगों से, स्पेशली महिलाओं से मिली हूँ। मैं मेरी आपत्ति है, और हर महिला को लेकर के ये आपत्ति है बिहार की महिलाओं की तरफ से, कि ये लोग जो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं कि उन महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया, इनकी समझ पे मुझे मतलब तरस आता है कि महिलाओं को इन्होंने आज तक जो समझ रखा था एक जनसंख्या के तौर पे और सिर्फ वोट बैंक के तौर पे, उसके अलावा इनका जो नारी सशक्तिकरण का जो सगुफा हुआ करता था, वो सिर्फ एक सगुफा ही था, हवा में बैलून भर करके उड़ा देना, लोगों को दिखा देना, ये इनका नारी सशक्तिकरण था। नारी सशक्तिकरण तब तक नहीं सफल माना जाएगा जब तक कि उसका आर्थिक सशक्तिकरण ना हो। और मोदी जी की सरकार में, मैं कह रही हूं मोदी जी की सरकार में जनधन योजना के तहत जिस तरह से उन सारी महिलाओं का खाता खुलवाया गया, इनके समय पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप था, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप से वीओ का फॉर्मेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन, उसके ऊपर सीएफएल, उसके ऊपर उतनी 1.5 करोड़ महिलाओं का कोऑपरेटिव, फिर उनको फंड देना 56,000 करोड़ का। वो महिलाएं ऑलरेडी बिहार में बिजनेस कर रही हैं, उनको 10-10 हजार रुपए दिया गया कि वो अपना सेल्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना वो बिजनेस कर सकती हैं। और अगर आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हुए होते तो आपने देखा होता कि वो महिलाएं कौन सा बिजनेस कर रही हैं। मेरे पास कितनी महिलाओं ने रखा है कि हमने अंडा का कारोबार किया, हमने बकरी का कारोबार किया, हमने ये सिलाई का कारोबार किया, कुछ महिलाएं गोबर का दिया बना रही है, मैं ढेरों बता रही हूँ। और उन महिलाओं के साथ ठीक है कुमकुम जी, पर आप भी सत्य को नकारने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हो रही हैं? ठीक है, आपने जीविका दीदी का इस्तेमाल कर लिया अपने जीतने के संदर्भ में, राजनीतिक दल करता है, आपने कर दिखाया, ऐतराज की क्या बात है भाई? जनधन खाते तो 10 साल पहले खुल गए थे, पर 10 साल लग गए 10-10 हजार रुपए डालने में। कब डाले? जब चुनाव सर पे आ गया और तोते उड़े हुए थे। चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर पहले लगातार रोक लगाता रहा है, नहीं आप इस समय पे पैसे नहीं डाल सकते, पर बिहार में डालने दिए। कुल मिलाकर आपके काम आ गए। विपक्ष अगर कह रहा आपके काम आ गए तो आपको ऐतराज क्या है? आप इतनी नाशुक्रगुजार क्यों हो रही हैं, इतनी एहसान फरामोश क्यों हो रही हैं? अगर जीविका दीदी आपके काम आई हैं, अगर आपकी पार्टी को वोट देती है तो आपको आभारी होना चाहिए। आप वोट भी ले लिए, मदद भी ले लिए, और यहां खुलेआम इंकार भी कर दे रहे हैं। जीविका दीदी नाराज नहीं हो जाएंगी? हिमांशु जी, आपने मुझे अपने पूरे सेंटेंस को मतलब जो मैं रखना चाह रही थी वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ये इस तरीके का प्रश्न आपकी तरफ से आया। मैं वही कह रही हूँ, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, जो बिहार के ऊपर धब्बा था बिहारियत का, बिहारीपन का, जंगल राज का, उसको धोने का काम अगर किसी के माध्यम से हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है, मोदी जी के टेन्योर में हुआ है, प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ है, और वो काम हमारी बिहार की महिलाओं ने किया है। मैं ये कहना चाह रही थी, आपने मेरे सेंटेंस को मैं पूरा नहीं कर पाई थी। दूसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी,
गोपाल स्वामी का नाम तो इनको याद होगा। गोपाल स्वामी ने नवीन चावला के लिए क्या बोला था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है और मैं विषय से हट करके मैं नहीं बोलना चाहूंगी कि मैं किसी और रास्ते पे चली जाऊं। दूसरी बात, ये बार बार बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरपर्सन थे, जिस इंसान को कोऑर्डिनेशन का अगर इनको स्पेलिंग पूछ दिया जाए तो उनको ये नहीं पता होगा कि सिंगल ओ होगा कोऑर्डिनेशन में या डबल ओ होगा। कोऑर्डिनेशन की कोई समझ नहीं, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन बनकर के बैठे हुए थे। दूसरी बात कि आंतरिक जो खुद का इनका कलह था इनके पास, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में और राजद में जिस तरीके की चीजें चल रही थी, मुकेश सहनी ने सामने आकर के कहा था कि महागठबंधन बीमार है और इसके इलाज के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। ये हमने तो नहीं कहा था, आपके महागठबंधन के लोग कह रहे थे, अपनी टीम के जो अलायंस आपके पार्टनर्स थे वो आपके कह रहे थे। इनको बहुत अच्छे से समझना होगा, तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए हैं, पता नहीं राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन पाने में 10 साल का वक्त लगा था। अब तेजस्वी यादव अपने कुनबे को संभालें, अगर कुनबे को नहीं संभालेंगे और जिस तरीके का घटनाक्रम रोड पे देखने को मिल रहा है, ये बिहार की जनता इन चीजों को देख रही है और बिहार की जनता इन चीजों को देख रही है। भाजपा ने अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया और विपक्ष बिखरा रहा, पर विपक्ष मानने को तैयार नहीं। पर क्या श्रवण जी कोई और दृष्टि देख पा रहे हैं विपक्ष की हार में, या विपक्ष का इस हार के कारणों को लेकर जो बयान आ रहे हैं वो श्रवण जी को और निराश कर रहे हैं? समस्या की जड़ में जाना है, ये शाखाओं में, पत्तों में, टहनियों में छुपकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं श्रवण जी? नहीं, आपका सवाल नहीं समझा मैं, क्या आप जानना चाहते हैं? जानने ये चाहता हूं कि विपक्ष क्यों हारा। इसलिए हारा कि बिहार के चुनाव पर डाका डाला गया जी, लूट लिया गया जी। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ 10 साल में केंद्र में एंटी इनकम्बेंसी आ गई कि बहुमत खत्म हो गया। 300 से ऊपर का आंकड़ा 240 पर आ गया, 400 की आशाएं पूरी तुषारापात हो गई और एक बहुत ही अक्षम और फिजिकली अनफिट और मेंटली अनस्टेबल चीफ मिनिस्टर को 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई जी। 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव हुए बिहार के साथ जी। बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली, जो एक उड़ीसा में मिली और एक जम्मू की उनकी नगरोटा की सीट जो सालों से जीत रहे हैं, जो कि पूरा बीजेपी का इलाका है, वो मिली। कांग्रेस ने राजस्थान में सीट जीती जहां बीजेपी की हुकूमत है जी। लोगों के पास आंकड़े हैं कि कहां कितनी सीटों पर बेईमानी की गई, कितनी सीटों पर एसआईआर का असर हुआ, 202 में से 128 सीटों पर किस तरह से घपला हुआ। पिछली बार का आंकड़ा क्या था, कितनी सीटों से पिछली बार चुनाव हारी थी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल 12,800 से हारी थी। 0.03 का वोट शेयर डिफरेंस था, 15 सीटों का फर्क था, 42 सीटें ऐसी थी जहां 1200 का फर्क था। कमाल हो गया हिमांशु जी। पिछली बार 74 सीटें थी बीजेपी को, एंटी इनकम्बेंसी में 89 आ जाती हैं जी। जेडीयू के पास 43 सीटें थी, लगातार गिर रही हैं। आप देखिए कि 2010 में आपने जिक्र किया 115 सीटें थी, 2015 में वो 71 हो गई जी, 2020 में 43 हो गई, और जब पूरी तरह सरकार खत्म हो चुकी है तब 85 सीटें मिलती है। आप जरा कुछ गणित तो बताइए हमको, आप तो इतने विद्वान हैं। यहाँ ये माधव जी से बड़े सवाल आप पूछ रहे हैं और इनसे भी पूछ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता से।
10,000 रुपए को लेकर आपने बात कही। जी एक सवाल पूछा है प्रशांत किशोर ने कि भाई ये 14,000 करोड़ रुपए जो वर्ल्ड बैंक के थे ये आपने महिलाओं को बांट दिए। एक तो सवाल ये पूछा, जी आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें पूछा। जी दूसरा उन्होंने कहा कि इसको आपने स्वरोजगार योजना से जोड़ा है। स्वरोजगार योजना के लिए 2-2 लाख रुपए देंगे, ये उसकी एडवांस किस्त है। अब प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं कि आप 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपए देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पूरा का पूरा चुनाव है, आपने एक सवाल पूछा इनका ओवैसी साहब के बारे में, जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। आप जरा उनके भाषण सुनिए। इतना कम्युनल पोलराइजेशन हिंदुओं को के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ करके उन्होंने जिस तरह से चुनाव जीता, आप उसको क्या मान रहे हैं? कोई बहुत मतलब आपका कहना है कि वो उनको महागठबंधन में नहीं लिया, इस कारण से ये जीत हुई उनकी। महागठबंधन में लेके उनको क्या ये काम करवाना था कि वो हिंदू पोलराइजेशन के खिलाफ मुस्लिम पोलराइजेशन करें? ये जो इलेक्शन है हिमांशु जी, ये पूरी तरह से देश के मूड के खिलाफ है, बिहार के मूड के खिलाफ है। कुछ ज्यादा सीटें जीत गए ये लोग। अगर 140-140 जीत जाते तो आपके जितने तर्क हैं हम मान लेते हैं। नहीं श्रवण जी, थोड़ा और बात करते हैं ना आपसे। आपके होने से बड़ी सहूलियत है मुझे। मैंने कोशिश तो बाकी के साथ में भी की थी, कोशिश बहुत सफल नहीं हुई। आपके साथ सफल होगी ऐसी उम्मीद है। आपने पुराने आंकड़े गिनाए, पर घर को लग गई आग, घर के चिराग से वो चिराग इस बार रोशनी करने के काम आ गया जो पिछली बार आग लगाने के काम आया था। वो चिराग पासवान, दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सेदार, जो इस बार भी अपने खाते में तकरीबन 24 लाख वोट लेकर आया है। वो इस बार एनडीए के साथ बना हुआ था, जेडीयू की सेंधमारी नहीं कर रहा था, वो समीकरण था। पर मैं दूसरा वजह ये जानना चाहता हूं, क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते? हमारे साथ में आनंद माधव स्वीकार रहे थे कि हाँ, महागठबंधन को जिस एकजुटता के साथ मैदान में होना था, उसके स्थान पर महागठबंधन आपसी खींचतान में उलझा रहा। लोग सत्ता पाने से पहले ही सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को लेकर संघर्ष कर गए। फ्रेंडली फाइट के नाम पर 15 सीटें खराब खुद ही कर लिए और एक दूसरे को निपटाने के लिए प्रत्याशी ऐसे उतारे कि बाकी सीटें भी निपटें। इसके संदर्भ में एक लंबी फेहरिस्त थी। क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा ने तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित करने के संदर्भ में विलंब कराया? क्या मुकेश सहनी के संदर्भ में लगभग ब्लैकमेल करने की कोशिश ने नुकसान किया? मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में जब तक गारंटी नहीं मिल गई तब तक वो खुद ही महागठबंधन को कमजोर बताते रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जिसने अपनी खस्ता हालत को पहचानते हुए वो सारे कर्म कर लिए, वो प्रपंच कर लिए, वो योजनाएं ले ली जिनको नैतिकता की कसौटी पर शायद सही नहीं माना जाए। वहीं महागठबंधन ऐसी परिस्थिति के बीच में सामने वाले से निपटने के स्थान पर आपस में निपटाने में लग गया। क्या श्रवण जी इसको बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं मानते? आप मुझे ये बताइए हिमांशु जी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा कब घोषित किया एनडीए ने? जी बिल्कुल सही सवाल। अब मैं इस पर भी आता हूं। जब जीविका दीदी वाले खेल से भाजपा इस कंफर्टेबल स्थिति में दिखने लगी कि हम तो बड़ी पार्टी बन जाएंगे, तो बेईमानी के साथ में रहे, अपनी सीएम बनाने की हसरत रखी। लेकिन जब ग्राउंड पे समझ में आया कि नीतीश को पीछे करना संभावनाओं में प्रतिकूल असर डाल सकता है, तो वही अमित शाह जिन्होंने पहले बोला था कि विधायक दल चुनेगा, वो 1 नवंबर को कहते मेरी बात को गलत समझा गया, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के कोर्स ऑफ करेक्शन और महागठबंधन के द्वारा लगातार गलतियां, क्या श्रवण जी इस अंतर को नहीं देख पाते? देखिए, ये एक आप हारी हुई पार्टी या हारी हुई महागठबंधन की पीठ पर कोड़े बरसा रहे हैं, वो तो ठीक है, अच्छा है, सभी लोग बरसाते हैं। हमारी कुमकुम जी तो बहुत ज्यादा बरसा रही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जीत के कारण क्या है। जीविका दीदियां वहां बूथ पर खड़ी होकर
बता रही हैं कि आप मैसेज बता रही हैं कि आपके खातों में 10,000 रुपए पहुंच गए हैं। जी। आप इसको क्या मानते हैं? 10,000 रुपए इतना इंपॉर्टेंट है बिहार की गरीबी के लिए। देश में जिस तरह की राज्यों की जीडीपी है, तमिलनाडु से अगर बिहार की तुलना करें, आप लोगों को रिश्वत देकर खरीद रहे हैं। चुनाव आयोग लाखों लोगों को हटा रहा है नामों से, हैं? और आप कह रहे हैं कि मतलब 66 लाख लोगों को हटा दिया, 21 लाख नए लोगों को जोड़ दिया, 3 लाख लोगों के नाम पते तक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। देश में 7 राज्यों में 8 सीटों के उपचुनाव होते हैं, वहां आपको 2 सीटें मिलती है। बिहार में आपको 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट होता है। केंद्र में 10 साल के बाद आपको एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, 240 सीटें श्रवण जी, मिलती आप है। तो बहुत ही गुणी पत्रकार है। हमारे तो मतलब क्या कहें, गुरुजी की श्रेणी में भी आते हैं, मार्गदर्शक की श्रेणी में भी आते हैं। अब आपकी उपचुनाव में ये आंकड़ा है, यहां पे ये आंकड़ा है। जब नरेंद्र मोदी का करिश्मा चल रहा था दिल्ली में, तकरीबन 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी दिल्ली में, और जब लोकसभा की 7 सीटें जीत रही थी दिल्ली में, उस समय पर अरविंद केजरीवाल की सुनामी में भाजपा कहां बह गई पता नहीं चला था। 70 में से 67 सीटें जीते थे अरविंद केजरीवाल उसी दिल्ली में, जहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इस तरीके के भी तो आंकड़े हमने सामने ही देखे हैं। तो आप उपचुनाव के 2 सीटें जीती भाजपा, और इधर 90% सक्सेस रेट। अरे जहां दिल्ली में बैठे थे वहां ऐसी बेइज्जती एक बार नहीं, लगातार 2-2 बार। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, तब भी ऐसी बदहाली के शिकार हुए। श्रवण जी, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कहेंगे। 2015 में, 2014 में मोदी जी आए, 2015 में बिहार में सफाया हो गया जी बीजेपी का। जी। हमको मालूम है ना कि मोदी जी का कोई करिश्मा नहीं चलता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये मोदी जी का करिश्मा नहीं है, मोदी जी का भ्रष्टाचार है। यही मैं कह रहा हूं जी। ये जो चुनाव है, वही मैंने कहा कि इसको लूटा गया है। यही मैं कह रहा हूं, और कुछ नहीं कह रहा हूं जी। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आज तक अगर कोई निर्णय नहीं आया, तमाम राज्यों में एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये जो तमाम चीजें दिखा रही हैं कि जो जेन्युइन और लिविंग वोटर्स को, जिन लोगों को 128 सीटों से हटाया गया एसआईआर में, और बहुत ही गरीब और वल्नरेबल और जो नाराज लोग थे उनको हटाया गया, तो ये तो चुनाव सारे जीते जाएंगे। हिमांशु जी, आप एक बात मान लीजिए। तो श्रवण जी कहना है कि अब चुनाव तो सारे जीते जाएंगे। श्रवण जी का ये भी मानना है कि चिन्हित करके वोटों को हटा दिया गया। श्रवण जी जैसा संजीदा पत्रकार अगर ये बात कह रहा है तो इस पर विचार तो होना चाहिए। पर हमारे साथ में अंसारी साहब जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय नेता हैं। क्या कहते हैं अंसारी जी? आत्म मूल्यांकन की कोई जरूरत वाकई विपक्ष को नहीं है। चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर लूट लिया। अब लूट लिया तो आप निरी लोग कर क्या सकते हैं? आगे भी लूट लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ और करने की जरूरत नहीं। या आपको लगता है कि नहीं, हमारी तैयारियों में कमी थी, हमारी मैदानी पकड़ कमजोर थी? अगर एसआईआर में नाम भी कट रहे थे तो एक सक्रिय जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते आपको वहां पर मौजूद होना चाहिए था, आप नहीं थे। क्या कहते हैं अंसारी साहब? देखिए, अभी जिस तरीके से श्रवण गर्ग जी ने आपको बताया जी, उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की ही सिर्फ अगर है, तो इसका जवाब तो खैर हमसे बेहतर आप दे सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी और बाकी पार्टियों का अपना क्या। आप बार बार इंडिया गठबंधन के कमियों को, उसको खामियों को आप उजागर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। लेकिन क्या आप इसी ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के ऊपर कभी कोई डिबेट किया जाएगा? चुनाव आयोग का जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर कभी कोई चर्चा होगी?
सारी बातें अगर ये कह दिया जाए, आप मान लीजिए कुछ देर के लिए कि हमारा इंडिया गठबंधन कहीं नहीं था, सारी खामियां आपकी मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जो सवाल चुनाव आयोग के ऊपर उठाए जा रहे हैं, क्या उससे भी आप अपने आप को अलग कर लेंगे? मैं माफी के साथ अंसारी साहब आपको मेंशन करता हूं, क्योंकि उस चर्चा का आप हिस्सा नहीं रहे। जिस समय पर एसआईआर बिहार में चल रहा था, मैंने कई कार्यक्रम किए। अब उनके सर्टिफिकेट खुद से क्या जारी करूं, पर चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से आधार कार्ड को खारिज किया था, पूर्व उपचुनाव आयुक्त डॉक्टर आलोक शुक्ला लगातार हमारे कार्यक्रम में रह के बताते रहे कि ये ठीक नहीं जा रहा। तो इसलिए जब जो विषय आया उस पर किया गया। आज विषय यह है कि बिहार की हार के बाद विपक्ष के भरोसे पर और साख पर सवाल है। एक हार व्यक्ति को भविष्य के संदर्भ में सबक देती है, उन गलतियों से बचने की भविष्य में जो इस हार के लिए जिम्मेदार हो। महसूस यह हो रहा है कि विपक्ष अपनी किसी भी खामी पर बात नहीं कर रहा, केवल भाजपा ने ये धांधली कर दी और चुनाव आयोग साथ में मिल गया, इसलिए हम हार गए। जानना आपसे अंसारी साहब, ये जो हुआ उस पर तो बात हो ही रही है, पर क्या विपक्ष इस बात से इनकार करेगा कि उसे जिस एकजुटता के साथ मौके पर मौजूद रहना था, और खासतौर पर जब आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ऐसी साजिश चल रही है, तो क्या उतने सचेत आप थे? क्या उतने एकजुट आप थे? क्या उतने लक्ष्य के प्रति केंद्रित आप थे? यह सवाल है। हम लोग बिल्कुल लक्ष्य के, अपने जो चुनावी हमारी रणनीति थी, आप ही बताइए कि इंडिया गठबंधन ने सबसे पहले अपने पूरे गठबंधन दल के साथ आकर के एक सीएम फेस का अनाउंसमेंट किया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन कर रहा था, उसके सारे नेता वहां मौजूद थे। उसके बाद हम लोगों ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लाया, मैनिफेस्टो भी जब हम ले आए। अंसारी साहब, बहुत माफी के साथ टोकने के लिए खेद व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले, तेजस्वी यादव उनके बगल की सीट पर थे। सवाल उछलते रहे कि क्या तेजस्वी यादव चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। लोकसभा चुनाव का अता पता नहीं है, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी रहेंगे। आप लोगों के मुंह से दो बोल नहीं फूटे तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के संदर्भ में। हमें बता रहे हो कि हमने सबसे पहले घोषित किया। आप इतने एकजुट थे, 1 दर्जन सीटों पर एक दूसरे के गले काटने के लिए मैदान में उतर गए, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए। वो आपके गठबंधन का मजबूत सहयोगी मुकेश सहनी खुद बोल दिया महागठबंधन बीमार है, इलाज के लिए दिल्ली जा रहे चुनाव के दौरान। और इसके बावजूद भी अंसारी साहब हमारे साथ में मानने को तैयार नहीं कि नहीं, हमें जिस मजबूती से मैदान में रहना था हम नहीं रहे। अंसारी साहब, चुनाव निपट लिया, आप तसल्ली से निपट गए, पर अभी बंगाल है, अभी बाकी भी राज्य हैं। इसी खुशफहमी में रहेंगे या जमीनी हकीकत को स्वीकारेंगे? आज आप ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अगर इसी को मैं काउंटर करूं तो क्या भाजपा के कोई प्रवक्ता ये बताएंगे कि उन्होंने कौन सा ऐसा करिश्मा कर दिया कि आपका 90 और 91%, 95% स्ट्राइक रेट हो गया? आपने बिहार की जनता 10-10 हजार रुपए डाल दिए, चुनाव के दौरान भी डाल दिए, वो 125 यूनिट फ्री बिजली का भी कर दिए। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी समझ में आया चुनाव निकल नहीं रहा, तो ये सब करने के लिए भी तैयार हो गए। अंसारी साहब, आप तो सामने देख रहे हो क्या किए भाजपा वाले। देखिए, भाजपा वाले ये किए कि लगभग 1,80,000 जीविका दीदियों के अकाउंट में 10-10 हजार करके 3 बार दी, और उन जीविका दीदियों को किस तरीके से चुनाव में उनका उपयोग किया गया। हर बूथ पे लगभग 2 जीविका दीदी। आपके पास अपने कर्मचारी नहीं कि आप जीविका दीदी को किस हैसियत से वहां पे बैठा रहे थे। दूसरी बात, जब ये सारा कुछ हो रहा था तो चुनाव आयोग कहां सोया हुआ था? गणेश कुमार जी कहां कान में और आंख में तेल डाल करके सो गए थे? उनको ये चीज नहीं देखनी थी? आपको ये पता होगा कि किसी भी चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी गाड़ी से अगर किसी मतदाता को लेकर के जाता है तो चुनाव का उल्लंघन होता है। यहां आप देखिए कि हरियाणा से 2 तारीख को रात में लगभग 9:45 बजे रेलवे अनाउंस करती है कि 4 ट्रेनें 5 ट्रेनें चलेंगी। उसके बाद अगले दिन सुबह 10 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक हरियाणा और गुरुग्राम से ट्रेनें चलाई जाती हैं बिहार के लिए। जब रेलवे से ये पूछा जाता है और उसमें कौन लोग बैठते हैं, तो उसमें जो बैठते हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता बैठते हैं, बजाबता उनके गले में भाजपा का साफा लगा हुआ है।
और वहां लोग खुल के बता रहे हैं कि सैनी जी के हम लोग हैं, सैनी जी ने हमको आने जाने का टिकट दिया है और हम लोग बिहार वोटिंग करने जा रहे हैं। इसके ऊपर चुनाव आयोग को क्या कुंभकर्ण की नींद पे सोना चाहिए? चुनाव आयोग को कुंभकर्ण की नींद पे सोना चाहिए, अंसारी जी ये पूछ रहे हैं। पर प्रमोद सिन्हा जी आप बताओ, आप तो इस देश की निर्वाचन प्रक्रिया में पहले भी हिस्सेदारी लेते रहे हो, ये पहली बार देख रहे हैं हम कि कोई राजनीतिक दल व्यवस्था कराए, कोई राजनेता व्यवस्था कराए, और भाजपा कहां तक जा सकती है इसका अंदाजा तो आपको पहले भी रहा है। शत्रु के सामर्थ्य का अंदाजा लगाते हुए अपनी रणनीति बनाना, इसी को युद्ध जीतने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप वाकई चौंक गए क्या इस बार कि भाजपा ने ये क्या कर दिया, या आपको इस बात का अफसोस है, पता है भाजपा क्या कर सकती है, फिर भी हमने ये होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं किया? क्या कहते हो सिन्हा साहब, चौंक गए आप, या आपको पता था यही सब होगा फिर भी नहीं कर पाए आप? हिमांशु जी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी जितनी आपत्तियां हमने चुनाव आयोग को जो देने का काम किया था, चुनाव के दौरान भी जो हुआ था, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, किन्हीं हम लोगों की किसी भी आपत्ति पर जो है चुनाव आयोग ने ना कोई संज्ञान लिया, ना कोई कार्रवाई करने का काम। अब सवाल उठता है इस चुनाव का। अब सोचिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने जब कहा कि वहां से ट्रेनें खुली, और वो ट्रेनें खुली और उनका बजाबते जो है वीडियो वायरल होता है और कहा जाता है कि हम इनके आदमी, हम वोट देने के लिए जब जा रहे हैं, और उसके बावजूद जो है आखिर उनका नाम यहाँ दर्ज किसने कराया? ये महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, ये जवाबदेही और जिम्मेवारी किसकी थी? इसकी जवाबदेही तो चुनाव आयोग की है। आखिर उनका, अगर वो लोग वहां से चले हैं और उसके बाद तो उनका जो नाम अगर बिहार में दर्ज कराया गया तो किसने कराया? आपने देखा ना कि राकेश सिन्हा और वैसे कई लोगों का नाम जो कभी पिछले बार जो चुनाव हुआ तो दूसरे राज्य में वोट किए, और अभी बिहार के चुनाव में बिहार में वोट करने का काम किए। एक बात। दूसरी बात, हम आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे? हम तो चुनाव आयोग के पास ही जाएंगे ना, चाहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत करेंगे, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत करेंगे। ये जो पैसा में, खाता में जो पैसा डालने की बात थी चुनाव के दौरान, उसको हिमांशु जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता मनोज झा जी दिल्ली में उस पर शिकायत दर्ज करा चुके थे। लेकिन देखिए, एक बात बताओ प्रभु जी, मतलब सारी चीजों के लिए मोहल्ले को जिम्मेदार ठहराओगे या खुद भी कोई जिम्मेदारी उठाओगे? आप खुद कितने जिम्मेदार? बोले कि हमारे तेजस्वी यादव चेयरमैन थे गठबंधन के, वो लालू यादव के परिवार में कलह मची हुई है, वो तेज प्रताप पूरे बिहार घूमते रहे तेजस्वी यादव की जड़ों में मठा डालने के लिए, और बाकी जो कुछ बच गया इस समय रोहिणी आचार्य डाल रही हैं। प्रमोद जी, आप नहीं मानते हैं कि कुल मिलाकर आप निजी स्तर पर बहुत बिखर गए और इसकी कीमत चुकाई आपने? आप सुनिए बात को हिमांशु जी। बिहार में महागठबंधन का जो महागठबंधन और महागठबंधन में जो शामिल दल थे, बिहार के मुद्दों पर बिहार के जनता के बीच जाने का काम किया था। हमने एजुकेशन सिटी से लेके आईटी पॉलिसी और उसके अलावा जो है डेयरी बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात हमने कहने का काम किया था। हमने जनता के जो मूल सवाल हैं उस पर चुनाव लड़ने का काम किए थे, और जनता ने हमको अपना जन आशीर्वाद भी देने का काम किया। जनता के जन विश्वास के प्रतीक थे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अब मैं एक बात कह रहा हूं, अभी कुमकुम जी ने कहा था कि इनका दीदार कर लीजिए। इनको बता देता हूं मैं कि हमारे सदन में संख्या कम हुई है, लेकिन जनता का हमारे प्रति विश्वास कम नहीं हुआ है, और हर आंदोलन में आप देखिएगा कि हम लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पता नहीं कैसा विश्वास है, हाल फिलहाल तो भाई का भी भाई के प्रति विश्वास नहीं है और बहन का भी भाई के प्रति विश्वास नहीं है। अभी तो हालात ये है प्रेम जी, उससे भी जूझिए। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए कुमकुम जी के पास आता हूँ। कुमकुम जी, कुल मिलाकर आरोप यह है कि विपक्ष इसलिए हार गया क्योंकि आपने नैतिकता के सारे दरवाजों पर ताला जड़ दिया। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे हर महीने 10,000 देने पड़े और चाहे हर दिन 10,000 देने पड़े, चुनाव निकलना चाहिए। क्या कहते हैं इस फार्मूले पे? विपक्ष कहां अब आपके मुकाबले टिकेगा? सबसे पहले श्रवण जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम से मैं उनका वीडियोस देखती रहती हूँ। एक संदर्भ मैं लाना चाहूंगी जी। एक वीडियो में देखी और मैं कंटिन्यूस वॉच करती थी उनको, और एक वीडियो देखने के बाद से उसमें वो प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए
बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। और श्रवण जी सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे आगे भी बातचीत करना चाहूंगी। और दूसरे ही दिन एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें ये खंडन करते हैं इसका। तो श्रवण जी किस प्रेशर में हैं और किस गुट में चले गए हैं, मतलब इनकी जो लेखनी रही है, इनके जो थॉट रहे हैं वो मैं कुमकुम जी आपको बता देता हूँ, श्रवण जी दबाव में नहीं रहते, श्रवण जी के दबाव में लोग रहते हैं। उनका कैरियर इसी बात का गवाह है। उनके अंडर में काम करना आसान नहीं रहता। श्रवण जी बहुत डिमांडिंग किस्म के संपादक रहे हैं। आई नो अबाउट हिम, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम, जिसको मैं शायद शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ये मैं कहते हैं ना कि बिना किसी मतलब आधार के नहीं बोल रही, ये मैंने देखा है जी। और इस आधार पे मैं बोल रही हूँ। दूसरी बात, उन्होंने हमारे नीतीश कुमार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए हैं और मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके लिए उन्होंने बोला कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन लोगों ने बिहार की जनता ने चुना, उनके ऊपर अगर श्रवण जी जैसे पत्रकार अगर ऐसी शब्दावली बोलेंगे तो दर्द होता है। मैं उनको उसका कहते ना उसके एवज में मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक सम्मान है उनके लिए। दूसरी बात, उन्होंने 14,000 करोड़ का पीके के बारे में जिक्र किया। श्रवण जी, आई विश टू मीट यू टू एक्सप्लेन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क पीके हैज डन इन बिहार। मैं भी बिहार के 28 जिलों को चप्पे चप्पे पे घूमी हूँ और जिस तरह से मैंने रिसर्च किया है, वो कोई भी डेटा हमारा सेकेंडरी डेटा नहीं था, टोटल प्राइमरी डेटा है। एक मेरे पास डेटा है जितना कि प्रशांत किशोर ने भी नहीं उठाया होगा। प्रशांत किशोर पगोड़ा में रह रहे थे, वैनिटी वैन में रह रहे थे। मैं आपसे चाहूंगी कि आगे मेरी वार्ता हो। 14,000 जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, अगर आप सही मायने में ग्राउंड पे उतर करके देखेंगे, कमाल का काम हुआ है। श्रवण जी, आपको देखना होगा। मुझे आप बार बार इस बात की पैरवी करते हैं। मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे, उन महिलाओं के प्रति आप अपनी संवेदनशीलता को बड़ी प्रखरता के साथ व्यक्त करते हैं। उनको पैसे अभी क्यों दिए? सरकार तो 20 साल से है नीतीश कुमार की, मोदी जी की भी 11 साल से है। वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के काम को एक्नॉलेज करने के लिए आपको इतना समय क्यों लग गया? और समय लगने के बाद में जब चुनाव आया तभी उनका खाता और उनके खाते में पैसा डालना याद क्यों आया? कुमकुम जी बस इसका उत्तर दे। श्रवण जी की तो सारी गलती, प्रमोद जी की भी गलती, और अंसारी साहब तो बिल्कुल ही गलत। पर आप इतना बता दो कि आपको यह अलौकिक ज्ञान एन चुनाव के समय पर ही क्यों आया? जी, मैं बताना चाहूँ हिमांशु जी, जनधन योजना खाता खुलने के बाद से उसका क्या प्रोसेस था, कैसे 2 साल तक अगर वो खाते को मेंटेन कर सकती है तो उनके एवज में उनको पैसा मिल रहा था, तो आपको माइक्रो लेवल पे देखना होगा कि कैसे चल रही थी चीजें। अगर जमीनी हकीकत नहीं पता है तो सवालिया निशान लगाना, सवाल जो पढ़ता नहीं है बच्चा, वो सवाल उसके पास दुनिया भर का सवाल होता है कि सवाल ही सवाल। अरे मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, पर फिर भी आपसे पूछता हूं, एन चुनाव के मौके पर 10-10 हजार रुपए डालते हो, उसके बाद में सामने वाले को अनपढ़ करार देते हैं। बताइए ना, आपको 10 साल लग गए जनधन खाते खोलने के बाद महिलाओं के खाते में सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपए डालने में 10 साल? नहीं हिमांशु जी, मैंने कहा जनधन योजना का जब खाता खुला और 2 साल तक वो खाता मेंटेन था तो एक सर्टेन अमाउंट उनको 5,000 रुपए मिला। मैं ये बात बोली। 56,000 करोड़ का ऑलरेडी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उनको ये तक पता नहीं है कि कितनी जीविका दीदियां हैं, 1.5 करोड़ जो जीविका दीदियां हैं, वो 56,000 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी बिहार में कर रही हैं और वो समूह में दिया गया। मैं इसके पहले भी बोली, जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कि वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, एक ग्रुप में 12 से 15 महिलाएं हैं, उसके ऊपर वीओ है। चलिए छोड़िए कुमकुम जी, बस इतना बता दीजिए कि जो ये जीविका दीदी हैं, इनके खाते में पहली बार नीतीश कुमार सरकार के द्वारा 10,000 रुपए किस तारीख में डाले गए? छोड़िए ना, सारी बातों को छोड़ते हैं, बहुत सारे सवाल नहीं करते। आपने कहा ना कि बच्चा कम पढ़ता है तो सवाल ज्यादा करता है, कोई सवाल नहीं, एक ही सवाल कि पहली बार इन जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपए किस तारीख में डाले गए? जी, अगर आप इसको देखेंगे तो जिस दिन जीविका का जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, समूह में जिस तरह से महिलाओं को पैसा मिला है, तो ये लंबी कहानी है, 2006 से आपको शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा ये 10,000 रुपए किस तारीख में डाले गए? क्या आप इंकार करेगी कि सन 2025 में ही डाले गए? या आपको इंकार है? नहीं, हमने 10,000 रुपए तो 2020 में ही डाल दिए थे। जी, पहले भी उनको पैसा मिला है, बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है पैसा। अगर आप
आप इन जीविका दीदियों का अगर पासबुक निकाल करके अगर आप चेक करवा लें, और जीविका दीदी के खाते में कब डाले गए, पूरा देश देख रहा है इस कार्यक्रम में। कुमकुम जी भाजपा की प्रवक्ता, क्योंकि चाहती है तरक्की को थोड़ी भी बात हो, तो आपसे सवाल है, पहली बार 10,000 रुपए, सीधा स्पेसिफिक अमाउंट है, ये 500 रुपए कब डाले गए, 2,000 कब डाले गए, इसकी बात ही नहीं हो रही। 10,000 रुपए मुद्दा है चुनाव के दौरान, पहली बार कब डाले गए? क्या कुमकुम जी इसका उत्तर देना चाहेंगी? जी बिल्कुल देना चाहूंगी उत्तर। जी, मैं यही कह रही हूं बार बार कि जब समूह को पैसा दिया गया तो उस समूह में जिन महिलाओं को पैसा मिला वो 10,000 से ज्यादा पैसा मिला, किसी में 50,000 आपको मिलेगा, किसी में लाख रुपए मिलेगा। ये 10,000 का जो रोना विपक्ष के द्वारा रोया जा रहा है, और श्रवण जी से मैं मिल करके मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत चाहूंगी। माफी के साथ अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, कुमकुम जी सारी भाषा बोल रही है, पर एक जो स्पेसिफिक सवाल था कि 10,000 रुपए कब डाले गए, उत्तर नहीं आया। श्रवण जी आखिरी टिप्पणी आपकी। नहीं सब मैंने शुरू में भी कहा था और फिर कह रहा हूं, आपने इलेक्शन के बाद तुरंत बाद जब मतदान चल रहा था, गणना हो रही थी, रिजल्ट आ रहे थे, तो मुझसे पूछा था, मैंने कहा था कि विपक्ष की बहुत गलतियां रही हैं और कमजोरियां भी रही हैं, ये मैंने स्वीकार किया था, और महागठबंधन की भी रही हैं और कांग्रेस की भी रही हैं। पर उसके बाद से हिमांशु जी बहुत सारी चीजें जो उस समय समझ में नहीं आई थी, जो अब प्रकट हो रही हैं, वो काफी ऐसा लग रहा है कि बिहार बहुत एक अलग किस्म के मोड में चला गया है। और ये जो चीज है ये थोड़ा आगे चलकर बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, विपक्ष के पास तो न पैसा था, न संसाधन थे, न जीविका दीदी थी, न कार्यकर्ता थे, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैं विपक्ष की हार तो होना ही थी, विपक्ष का भरोसा जनता पे था और जनता इस चुनाव में जीती है, जनता ने वोट दिया है विपक्ष को, और कम से कम 74 सीटें ऐसी हैं जो आंकड़े बताते हैं, चीजें बताती हैं कि जो महागठबंधन को मिलना थी वो एनडीए को प्राप्त हुई है। वो एनडीए को प्राप्त हुई है। तो श्रवण जी कुल मिलाकर इन चुनाव के नतीजों पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर देश में जो तंत्र है उस तंत्र में विपक्ष क्या सामने वाले की रणनीति को समझते हुए अपनी रणनीति नहीं बनाएगा? किन मोर्चों पर सत्तारूढ़ दल उसे मात दे देते हैं, क्या उसकी काट खोजने की कोशिश नहीं करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक विपक्ष खुद एकजुट नहीं रहेगा तब तक सत्तारूढ़ दल के साथ मुकाबला कैसे करेगा? क्या विपक्षी एकता बातों में ही रहेगी या व्यवहार में भी आने वाले समय में दिखेगी? ये वो सवाल है जिसका उत्तर का हमें इंतजार है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब इजाजत लेने का तो मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।